Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 Geography, India, People and Economy. It is chapter 3 and the name of the chapter is Human Development. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड व्यू के बारे में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में क्या है और कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, किस किस इंडिकेटर को इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। तो जो वेस्टर्न कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है, उनके हिसाब से डेवलपमेंट सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाना, कंप्यूटराइजेशन आ जाना या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जैसे फैसिलिटी का डेवलप हो जाना डेवलपमेंट है। मगर ये सिर्फ डेवलपमेंट का एक साइड होता है, ये सिर्फ पार्शियल डेवलपमेंट होते हैं। आपको साथ में जो सोसाइटी में डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोलोनलाइजेशन जिसमें आपका पावरफुल कंट्री वीक कंट्री को डोमिनेट करता है, इन सारे फैक्टर्स को भी डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट एक्चुअली मिक्स बैग होता है। जब कभी भी डेवलपमेंट आती है तो कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और कुछ लोग उससे नेग्लेक्ट हो जाते हैं और उन अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट एक तरह से अगर आप देखोगे तो वो को एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देखोगे कि मुंबई है, एक बहुत बड़ी सिटी है, मगर उसी मुंबई में धारावी जैसा स्लम एरिया भी है जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो क्या होता है कि एक ही सोसाइटी में दो सेक्शन के लोग रहते हैं, एक जिनके पास होता है दे आर हैव, और कुछ जिनके पास नहीं होता उन्हें कहा जाता है हैव नॉट। तो हैव और हैव नॉट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक ही साथ सोसाइटी में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इन सारे बातों को भी आपको कंसीडर में लेना पड़ेगा जब आप किसी प्लेस का डेवलपमेंट डिसाइड कर रहे हो। तो समटाइम डेवलपमेंट के कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि पोल्यूशन आ गया, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया, इन्वायरमेंटल खराब हो गया, या ट्रेजिडी हो गई कॉमन मैन के साथ, या कुछ लोगों का उस डेवलपमेंट के कारण सोसाइटी में एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो गया। तो इन फैक्टर्स को भी एनालाइज करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस डिसाइड करने से पहले। जब डेवलपमेंट आता है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उससे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, 3 इंटर रिलेटेड प्रोसेस में डिस्कस करूंगी जो कि आपकी कैपेबिलिटी को डिक्लाइन कर देती है जब डेवलपमेंट आता है। जैसे सोशल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि कभी कभी डेवलपमेंट के कारण क्या होता है, आपको अपना प्लेस छोड़ करके दूसरे प्लेस में जाकर के रहना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इससे आपकी जो सोशल टाइज थी, जो पहले आपने इतने सोशल बॉन्डिंग बना रखी थी, वो आपकी कमजोर हो जाती है। इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट खराब होने लगता है। जैसे कि आपका पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, सॉइल इरोशन हो गया, इन वजहों से आपका इन्वायरमेंट कैपेबिलिटी कम होने लगती है। कभी कभी इसके कारण पर्सनल कैपेबिलिटी भी कम होती है, जैसे कि इसके वजह से, डेवलपमेंट की वजह से आपका डिसीजेस आता है, एक्सीडेंट आता है, इससे आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो डेवलपमेंट के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। सॉरी। जो डेवलपमेंट होता है ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ये सारी बातों को भी डेवलपमेंट कैलकुलेट करते समय आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम 1990s में लेकर आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और तब से वो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है। तो ये कुछ अपने इंडिकेटर्स रखा हुआ है जिसके बेसिस पे वो डेवलपमेंट को कैलकुलेट करता है। तो वो जो इंडिकेटर है उसको उसने चेंज किया 1993 में, स्पेशली जब उसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया, तो जो इंडिकेटर्स थे ना उसको उसने चेंज करके उस रिपोर्ट को लाया। और वो इंडिकेटर्स आपके क्या है, वो मिनिमम कंडीशन बताते हैं जिसके कारण ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छा कहा जाता है। वो क्या मिनिमम कंडीशन है जिससे कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट है? एक तो होता है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ना वो बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके तो पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद आपका जो पब्लिक होना चाहिए वो एम्पावर्ड होना चाहिए।
तो डेवलपमेंट में पब्लिक को कैसे एम्पावर करोगे? डेवलपमेंट में पब्लिक को ऐसे एम्पावर करोगे कि एक बात तो अच्छे से समझ जाना चाहिए सारे कंट्री को कि डेवलपमेंट ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नहीं है। जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इस एम से कर रहे हैं कि उससे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, ना कि आप ह्यूमन को बस यूज करते जाओ और कंट्री को डेवलप करते जाओ। ये कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। आप डेवलपमेंट के बीचों बीच ह्यूमन को रखो, ह्यूमन को डेवलपमेंट के आजू बाजू मत घुमाओ। डेवलपमेंट ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नहीं है। और जब ये सोच आएगी तो पब्लिक अपने आप एम्पावर्ड हो जाएगा, उसको पावर मिल जाएगी। साथ में डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि आपके पास, पब्लिक के पास एनलार्ज चॉइसेस हो, यानी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो। ये चॉइसेस बहुत ज़्यादा तभी हो सकते हैं जब आदमी एडुकेटेड हो, हेल्दी हो, उसके पास इनकम हो और डिफरेंट पावर दिए जाए उसको, ठीक है, तभी उसके पास चॉइसेस होंगे। अगर ना हेल्थ नहीं है, एडुकेशन नहीं है, तो क्या चॉइसेस होंगे उसके पास? तो ये जब ये सारी फैसिलिटी होगी तभी उसके पास चॉइसेस होंगे। और इसके साथ साथ, ह्यूमन चॉइसेस के साथ साथ साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट होना भी जरूरी है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम होना भी जरूरी है। तो ये जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तभी आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट रियल सेंस में हो रहा है। अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में कैसा चलता है। तो देखो, इंडिया में 188 कंट्रीज का यूएनडीपी रिपोर्ट तैयार करती है, उसमें इंडिया को रैंक 131 मिलता है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट होता है वो स्कोर के बेसिस पे तैयार किया जाता है और इसमें जो स्कोरिंग दी जाती है ना वो 0 से 1 के बीच में दी जाती है और इंडिया को स्कोर मिलता है 0.624। तो इतना पॉइंट मिलता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? 131 रैंक है इंडिया का, तो इससे पता चलता है कि इंडिया का मीडियम लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट है। ना तो वो बहुत अच्छा कर रहा है और ना बहुत ही खराब कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। हिस्ट्री में हम कॉलोनियल पावर के अंदर में थे, हमारे कॉलोनियल रूल हमारे पर चलता था, ब्रिटिश राज चलता था, उसने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया। अब जब इंडिपेंडेंट भी है तो ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंटरनेशनल ट्रेड में डेवलप कंट्री के द्वारा ज़्यादा कंपटीशन और उनको ज़्यादा फायदा होने के कारण और हमें नुकसान होने के कारण भी हमारा डेवलपमेंट में अभी थोड़ा सा पीछे रैंक है। तो ये तो इकोनॉमिक रीज़न हुए कि क्यों हम पीछे हैं, मगर इसके अलावा कुछ सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके कारण डेवलपमेंट के रैंक में हम पीछे हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, लोगों में भेदभाव है, क्राइम भी है, टेररिज्म भी है, वॉर भी होता रहता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी होती रहती है। तो किस तरह का स्टेट है, किस तरह का गवर्नमेंट है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेटर गवर्नमेंट है, ये सारे फैक्टर्स भी आपके डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स में भी, ये सोशल कल्चरल फैक्टर में भी हम कुछ ना कुछ हद तक पीछे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, जो एसडीआई इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई जो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम देता है, उसे हमारे कंट्री के प्लानिंग कमीशन ने एनालाइज किया और उस बेसिस में उसने डिसाइड किया कि हम अपने कंट्री का खुद भी एचडीआई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके लिए उसने क्या किया, कंट्री को डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड तो कर ही रखा था इंडिया ने, तो उसको यूनिट माना कि हम देखेंगे कि स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरीज वाइज कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेम वे स्टेट ने भी अपने स्टेट में एचडीआई कैलकुलेट करने का निश्चय किया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को बेसिस बनाया, डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाया। मतलब स्टेट तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बटी रहती है, तो उसमें आप देखोगे कि किस तरह से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का और कंट्री अपने अपने स्टेट का भी एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करती रहती है। तो जो फाइनल एचडीआई प्लानिंग कमीशन कैलकुलेट करता है ना, वो 3 इंडिकेटर के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। कैसे पता करता है कि प्लानिंग कमीशन की, ठीक है, हाँ ये स्टेट डेवलप है या ये स्टेट डेवलप अभी नहीं है, तो ये पता करने के लिए 3 इंडिकेटर्स को वो यूज़ करता है। तो वो 3 इंडिकेटर में जो पहला इंडिकेटर है वो है इकोनॉमिक अटेनमेंट का इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इसमें क्या देखता है कि क्या जो रिसोर्सेज है कि नहीं, आपके स्टेट के पास अच्छे से रिसोर्स बेस है कि नहीं है, और वो रिसोर्स सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप जीएनपी कैलकुलेशन और पर कैपिटा जीएनपी कैलकुलेशन को देते हो, यानी कि इनकम को देते हो, कितना इनकम है स्टेट का और कितना पर कैपिटा इनकम है।
तो ये अगर बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट है, और ये अगर बढ़ नहीं रहा है तो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, इसके को अगर कंसीडर करते हुए आप डेवलपमेंट देखोगे तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस लेवल में, इकोनॉमिक अटेनमेंट के लेवल में। और इनके स्टेट में आपका 10 से 20% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ जो बॉटम में आते हैं स्टेट जैसे झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस इंडिकेटर के हिसाब से, और यहाँ पे तो मोर देन 30% लोग आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ठीक है, और जो ये फर्स्ट ग्रुप है, क्योंकि वहाँ पे जीएनपी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, वो लोग अपने ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा इनकम है। दूसरी तरफ जो सेकंड ग्रुप में जो स्टेट आई हैं, उड़ीसा, आपकी झारखंड एंड बिहार, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी क्योंकि वो ना तो ज़्यादा इनकम है, तो वो अपने ऊपर ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकती। तो ये जीडीपी एक इंडिकेटर है कि आपका डेवलपमेंट पता कर सके, क्योंकि ज़्यादातर अगर पैसा हो तो अपने ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट करके अपने आप को डेवलप किया जा सकता है। मगर फिर भी पैसा सब कुछ नहीं है, जरूर कुछ पॉइंट डिसाइड करता है वो डेवलपमेंट का, मगर ये सब कुछ नहीं डिसाइड कर सकता। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होना जरूरी है, और इसीलिए दूसरे इंडिकेटर्स को भी इसमें जगह दी गई। अब दूसरे नंबर पे किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? इसमें दिया गया इंपॉर्टेंस इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। तो हेल्दी लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। इसमें कहा गया कि हमारा जो लाइफ होना चाहिए वो डिसीजेस से फ्री होना चाहिए, इलनेस से फ्री होना चाहिए, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, और एक लॉन्ग लाइफ जी सके हम। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए कि आप कह सकते हो कि ठीक है ये वाला स्टेट हेल्दी है? एक तो होना चाहिए प्री एंड पोस्ट नेटल फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो इन्फेंट मोरालिटी रेट कम होना चाहिए, और जो डिलीवरी देने के बाद जो औरतों का डेथ हो जाता है ना, वो भी कम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो औरतें डिलीवरी देने से पहले ही औरतों का ध्यान रखना है, और डिलीवरी हो जाने के बाद भी औरतों का भी ध्यान रखना है, और जो इन्फेंट बच्चे हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे, उनका स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि 1 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका डेथ होने का ज़्यादा चांसेस होता है। साथ में हमें ओल्ड एज का हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी चाहिए, और एडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी अच्छी फूड और अच्छा खाना देना चाहिए, और सेफ्टी देना चाहिए इंडिविजुअल को। जब ये तीनों चीज अगर कोई स्टेट दे रहा है, यानी कि वो स्टेट आपका हेल्दी स्टेट है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे ना इंडिया को 1951 के डेटा से 2015 के डेटा को कंपेयर करोगे, तो हमारी डेथ रेट भी कम हुई है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हुई है, हमारा बर्थ रेट कम हुआ है। बस एक ही चिंता का कारण है, वो है इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो। अभी भी औरतों का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में, वो आदमियों के तुलना में कम है। तो ये एक हेल्थ इंडिकेटर के लिए प्रॉब्लमेटिक बात है। मगर फिर भी जब 1951 के डेटा में देखोगे तो डेथ रेट था तब 25.1 पर 1000, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थी 148 पर 1000। दूसरी तरफ आप 2015 का डेटा देख लो, उसमें है डेथ रेट आपका 2.1 से घट गया है 6.5% पर 1000, और आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी 148 से घट के हो गया है 37 पर 1000। तो आप जब ओवरऑल देखोगे, अपने कंट्री को एनालाइज करोगे हेल्थ के फील्ड में, तो डेफिनेटली आपका कंट्री हेल्थ के फील्ड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हम तीसरा इंडिकेटर देखते हैं कि जिसके बेसिस पे आपका प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है कि कोई स्टेट डेवलप है कि नहीं डेवलप है, वो है सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बात करता है कि इंसान की, इंडिविजुअल की पर्सनल कैपेसिटी को बिल्ड करो, उसमें डिसीजन मेकिंग का पावर दो, मतलब कि वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी बढ़े ताकि वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सके। पर डिसीजन मेकिंग कोई भी इंसान तभी कर सकता है जब उसकी पर्सनल कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी को डिसीजन लेने का फ्रीडम दे दो मगर उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो चूज कर सके और डिसाइड कर सके, तो वो आपको उसको डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपका फ्रीडम देने का, डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम देने से पहले उसकी पर्सनल कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करना है। तो ये दोनों कैसे इम्प्रूव होगा? जब हम फ्रीडम देंगे लोगों को। कैसा फ्रीडम? इलिटरेसी से फ्रीडम, पॉवर्टी से फ्रीडम, बॉन्डेज लेबर से फ्रीडम। तो इन सब चीज़ों से जब फ्रीडम मिलेगा तो अपने आप उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो डिसीजन ले सकेगा अपने लिए। इंडिया में लिटरेसी को इसीलिए इम्पोर्टेंस दिया गया, और इंडिया का लिटरेसी रेट एट प्रेजेंट 2011 के डेटा के हिसाब से 74.04% है। उसमें भी विमेंस की लिटरेसी अभी बहुत कम है, वो नेशनल एवरेज से भी कम है, वो है 65.46% ओनली। ठीक है, तो लिटरेसी रेट में भी आप देख सकते हो कि इंडिया का अभी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के लिए अभी बहुत चांसेस है।
स्पेशली जो साउथ इंडियन की स्टेट है ना, वो आपका लिटरेसी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि केरला। कुछ बड़ी स्टेट जैसे बिहार से तो बहुत अच्छा काम कुछ छोटी स्टेट जैसे मिजोरम जैसी छोटी स्टेट कर रही है। मिजोरम का भी लिटरेसी के फील्ड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी भी कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन है जो हम छोटे कास्ट के समझते हैं, जिनके साथ हम थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें भी अभी तक आपका लिटरेसी में अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, चॉइस नहीं मिला है अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एचडीआई इंडिया में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो प्लानिंग कमीशन कैलकुलेट करती है इसको आपने डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को यूनिट की तरह डिवाइड करके। तो इस बेसिस पे जब वो रैंक देती है ना, सबका कैलकुलेट करके, उन तीनों इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करके जब वो रैंक देती है, तो केरला को सबसे नंबर 1 में रखा जाता है, जिसको 0 से लेके 1 के बीच में जब पॉइंट दिया जाता है, तो उसको जो केरला को जो पॉइंट दिया जाता है वो है 0.796 पॉइंट स्कोरिंग दी जाती है केरला को। उसके बाद जिसका रैंक आता है ना, उसका रैंक है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब। तो फर्स्ट रैंक केरला को, और उसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद गोवा, और उसके बाद पंजाब को रैंक मिलता है। पर कुछ स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनका रैंक काफी पीछे, बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे आता है। तो लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये रैंक डिसाइड करने के लिए। हालांकि आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा टॉप में होते हैं, मगर केरला बाजी मार जाता है, क्योंकि केरला में हेल्थ फैसिलिटी और लिटरेसी लेवल दोनों ही अच्छी है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में भी एक सामंजस्य बैठना चाहिए, एक हार्मोनी बैठनी चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट में सिर्फ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लो, कंप्यूटराइजेशन कर लो, फैसिलिटी दे दो, ये सब डेवलपमेंट नहीं होता। उसमें आपको ह्यूमन के वैल्यू, ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। खुद यूएनडीपी ने भी 1993 में इसको इम्पोर्टेंस दिया था। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आर्म रेस करना नहीं होता, मिलिट्री में पावरफुल हो जाओ, अच्छी मिलिट्री रख लो, अच्छे आर्म्स एंड एम्यूनेशन रख लो, पावरफुल बन जाओ मिलिट्री लेवल पे, ये डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब वार नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब पीस है। जो माल्थस थे, उनके बाद जो लोग आए हैं, जो माल्थस थ्योरी में बिलीव करते थे, वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट और रेडिकल इकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में। इम्बैलेंस अगर हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता गया ना, और रिसोर्स का क्या हुआ, रिसोर्स आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, रिच कंट्री के पास ज्यादा है और पुअर कंट्री के पास कम है। तो ये सब एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई। गांधी जी का क्या व्यू है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर के? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं कि हार्मोनी होनी चाहिए पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज के बीच में। उन्हें बहुत डर था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इतना रैपिड कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इससे हमारी जो मोरालिटी है वो कम हो जाएगी, और जो सोशल मोरालिटी भी कम होगी, और जो सेल्फ रिलायंस, हम जो सेल्फ सफिशिएंट का सपना देख रहे हैं ना, वो भी पाना मुश्किल हो जाएगा। वो चाहते थे रिसोर्स को विलेज लेवल पर से बांटा जाए, मतलब विलेज लेवल पे तक वो जाए, विलेज वेस्ट हो वो, और ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज हो रिसोर्सेज का। उनके इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ना रिपीट किया था क्लब ऑफ रोम ने अपने रिपोर्ट में, लिमिट द ग्रोथ, यानी ग्रोथ को एक लिमिट तक करो, ये रिपोर्ट लाया था क्लब ऑफ रोम ने, और इसमें उन्होंने गांधी जी के आइडिया को एग्री किया था। स्कम्बाचार्य ने भी अपना एक बुक लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उस बुक को 1974 में लिख करके गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट किया था। ब्रंडटन लैंड कमीशन रिपोर्ट ने भी आवर कॉमन फ्यूचर में गांधी जी के आइडियाज से इंस्पायर्ड हुए थे 1987 में। एजेंडा 21 भी जब आया था तो भी गांधी जी के आइडिया को कंसिडर किया गया था। जब रिपोर्ट आई थी रियो कॉन्फ्रेंस की, जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था 1993 में, उसने भी गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट किया था, यानी गांधी जी के व्यू पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। अब क्योंकि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी बात कर ले। जो टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, अर्बन सीवरेजेस से निकलते हैं, और ओपन डिफेक्शन यानी ओपन लैट्रिन के कारण जो निकलते हैं, ये हमारे पॉल्यूशन बहुत फैलाते हैं एनवायरनमेंट में। इसलिए गवर्नमेंट चाहता था, स्वच्छ भारत अभियान उसने स्टार्ट किया, जिसका एम था कि इंडिया को फ्री करो ओपन डिफेक्शन से, यानी कि जो ओपन में लैट्रिन करना के लिए जो गांव में बहुत सारे लोग अभी भी जाते हैं, उसे बंद किया जाए, ताकि हर हाउस में, ये बंद तभी हो सकता है जब हर हाउस होल्ड में आप एक लैट्रिन खोल दे।
कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स खोल दे, तभी ये बंद हो सकता है। साथ में उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एलपीजी सप्लाई को भी जोड़ दिया, ताकि लोग वुड या दूसरे फ्यूल्स को ना यूज़ करें, कोल या वुड को, ताकि क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो एलपीजी सप्लाई जब सब जगह होगा तो ये भी कुछ हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए भी इसने जोर दिया कि सबको साफ पानी मिले, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंस दिया इसने कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे एनर्जी यूज किया जाए तो पोल्यूशन को रोका जा सकता है और इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारे कंट्री में भी इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपका प्लानिंग चल रहा है, और इसका इम्पोर्टेंस अब लोग समझने लगे हैं और इसको बचाने के लिए स्टेप लिया जाने लगा है। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thanks for watching, student. Happy learning.